विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, आईएएस और पीसीएस के बैच चल रहे हैं। उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको 22 पार्ट करा चुका हूँ, 12 अनुसूचियां यानी 12 शेड्यूल करा चुका हूँ। अब नंबर है किसका? प्रेम्बल का। ठीक है, प्रेम्बल यानी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी उद्देशिका। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई इसमें से। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या उद्देशिका या भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका। ठीक है, भारतीय संविधान की। सबसे पहला काम क्या करना है आपने? इसको एज इट इज याद करना है। जो शब्द जहां पर है उसको वैसे का वैसा ही याद करना है, लर्न करना है, याद करना है, कंठाग्र होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly we the people of India having solemnly resolved to constitute India, resolved to constitute India into a sovereign, into a sovereign sovereign, इसको कैपिटल में लिख देता हूं मैं, sovereign socialist secular democratic we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political. Liberty of thoughts, expression, belief, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and opportunity, and to promote among them all
फ्रेटर्निटी, 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 fraternity assuring the dignity of the individual, dignity of the individual, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, of the nation। अब यहां लिखना संभव नहीं है तो यहां पर कहां लिखा जाए, यहां पर लिखता हूं मैं उसके बाद, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, in our constituent assembly, in our constituent assembly, this 26th day of November, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and to give ourselves, adopt, enact, and to give ourselves this constitution, ourselves this constitution। ठीक है भाई, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and to give ourselves this Constitution। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, कुछ शब्द मैं बता रहा हूं उनको अंडरलाइन कर दीजिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, सोशल, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए। आंसर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका मतलब ये जो सेक्युलर शब्द है ये आपको 1976 से पहले नहीं दिखाई देता था कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ना तो सोशलिस्ट दिखाई देता था, ना सेक्युलर दिखाई देता था, ना ही इंटीग्रिटी दिखाई देता था। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं 1976। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, पहले मोटे मोटे क्वेश्चन बताता हूँ, फिर और बारीक अंदर जाके फिर और बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न तो यही है, इतना समझ में आ गया। फिर पूछेगा आपसे कि अडॉप्ट करने की जो डेट है वो क्या है, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, तो 26 नवंबर 1949।
यूपीएससी ने यहां तक पूछा है कि हिंदी तिथि क्या थी उस दिन, हिंदी तिथि क्या थी? तो हिंदी तिथि थी मिति मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष, मंगसीर बोलते हैं उत्तराखंड में, गढ़वाल में हम। मिति मार्गशीर्ष, मंगसीर का महीना था, मिति मार्गशीर्ष, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी, विक्रमी संवत लिया गया है प्रेमबल में कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। माघ मंगसीर का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना है, दो पक्ष होते हैं महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो क्या था, शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, संवत कौन सा चल रहा था, संवत 2006 विक्रमी चल रहा था। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। यह ध्यान रखना कि भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो विक्रमी संवत पर नहीं चलता है, वो किस पर चलता है, शक संवत पर चलता है। भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो किस पर चलता है, शक संवत पर, शक संवत पर चलता है। और शक संवत को प्रारंभ करने वाला जो राजा था वो कौन था, कुषाण शासक, कुषाण शासक कुईस्वांग, कुईस्वांग बोलते हैं कुषाण को, कुषाण शासक कनिष्क कौन था, और 78 एडी में शुरू हुआ था ये, 78 एडी में। अंतर क्या है फिर, भारत सरकार का कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित है, लेकिन प्रेमबल में हमने विक्रमी संवत लिया है। क्या लिया है? और ये विक्रमी संवत को मालवा संवत भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, यही बीच में बता देता हूं। विक्रमी संवत को क्या बोलते हैं, मालवा संवत भी कहा जाता है। मालवा के राजा विक्रमादित्य ने इसको प्रारंभ किया था 57 बीसी में। हाँ जी, 57 बीसी मालवा संवत। इतना समझ में आया? ये समझ में आ गया इतना? फिर प्रश्न पूछता है कि भाई इस डेट को हम क्या मनाते हैं, इसको हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। दिस 26 डे ऑफ नवंबर, तो 26 नवंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए लॉ विधि दिवस, या उसको क्या बोल सकते हैं हम, संविधान स्थापना दिवस या विधि दिवस, संविधान स्थापना दिवस या विधि दिवस, विधि दिवस क्या मनाते हैं, लॉ डे के रूप में मनाते हैं। तो समझ में आ गया? अच्छा जी, ये भी पूछा गया क्या कि ये प्रेमबल आया कहां से, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो कुछ डेट याद कर लीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसे बॉक्स बना के बता रहा हूं आपको, ठीक है। कुछ डेट कौन कौन सी याद रखनी है, कौन कौन सी? सबसे पहले 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर, इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक बैठी, संविधान सभा की पहली बैठक बैठी। यह भी पूछा कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिशों पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ। कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसकी सिफारिशों पर हुआ। फिर इतिहास में अगर मैं जाऊंगा तो बहुत सारा है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, क्या थे, डेजिग्नेशन क्या था, वहां तक नहीं जा रहा हूं अभी मैं। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें एसएन सिन्हा जो थे वो अध्यक्ष बने, एसएन सिन्हा क्या बने, अध्यक्ष बने। जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखते रहिए, सच्चिदानंद सिन्हा, अखबार का नाम क्या है, सर्चलाइट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को क्या हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को हटा दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाम सुना है इनका, अजात शत्रु कहा जाता था इनको, जिनका जन्म से ही कोई शत्रु ना हो। बिहार से थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और ये पहले राष्ट्रपति भी हैं हमारे, ठीक है। इन्हें बना दिया गया, यानी सचिदानंद सिन्हा का कार्यकाल खाली 2 दिन का रहा, 9, 10, 11वें दिन क्या हो गया, 11 तारीख को उनको हटा दिया गया, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष है। 2 क्वेश्चन बनते हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, एस एन सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, जेल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने, जेल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर 1946। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 1947 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो संविधान सभा ने पास कर दिया। संविधान सभा ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया। पता समझ में आ गया। तो जब भी आपसे पूछेगा कि भाई जो प्रस्तावना है उसको आई, मतलब वो उसका सोर्स क्या है, तो आपने बोलना है कि जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, और जिसको 22 जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया था, वही सोर्स है। और साथ में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का संविधान भी। 3 चीजें लिखेंगे आप इसमें, क्या क्या, एक, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया, पास कर दिया, वही सोर्स है किसका, प्रियम्बल। ये समझ में आ गया। दूसरा सोर्स ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, और तीसरा सोर्स जो है वो अमेरिका का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्यों बोल रहा हूं मैं, जो भाषा है प्रियम्बल की वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। यानी प्रस्तावना की भाषा, यानी उद्देशिका की जो भाषा है वो कहां से ग्रहण की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और उद्देशिका का जो विचार है वो हमने यूएसए से ग्रहण किया, कि संविधान के बाहर एक उद्देशिका, संविधान के सबसे प्रथम पृष्ठ पर क्या होनी चाहिए, उद्देशिका होनी चाहिए। ये विचार हमने कहां से ग्रहण किया, यूएसए के संविधान से। उद्देशिका की भाषा कहां से ग्रहण की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से, हाँ, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर बोलेगा कि ये जो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ये भाषा कहां से, ऐसा क्यों नहीं बोला उन्होंने वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि संविधान का निर्माण तो संविधान सभा के लोग कर रहे थे ना। तो यहां पे कायदे से उन्होंने ऐसे लिखना चाहिए था वी द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये वी द पीपल ऑफ इंडिया यूएन का जो चार्टर है वहां से लिया गया। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ये कहां से लिया गया भाई, यूएन के चार्टर की जो उद्देशिका है, यानी यूएन चार्टर। यूएन तो पता है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, पता है कब मनाते हैं यूएन डे। यूएनओ की स्थापना जो जब हुई होगी तो तभी उसी दिन को तो मनाते होंगे, 24 अक्टूबर को, चेक कीजिएगा। तो उसका भी एक क्या है, उसका एक चार्टर है। उस चार्टर की जो उद्देशिका है उसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग लिखा हुआ है। दरअसल क्या लिखा हुआ, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। तो वहीं से ले रखा हमने क्या, हम भारत के लोग। इतना समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी कभी पूछता है कि इस प्रियम्बल में कितने बार संविधान संशोधन हुए, आंसर एक ही बार हुआ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा, यही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक ही बार हुआ, 3 शब्द जोड़े बस। हमने कौन कौन सा जोड़ा, सोशलिस्ट जोड़ा, सेक्युलर जोड़ा और इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। एक बार इसको मैं हिंदी में ही बता देता हूं, है ना, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसको पूरा एक बार हिंदी में भी लिखिएगा, ठीक है। तो जगह है क्या यहाँ पर तो जगह नहीं है, पर पहले मैं मोटे मोटे क्वेश्चन और बता देता हूं, हिंदी में भी लिखाऊंगा।
फिर क्वेश्चन बना कि ये जो प्रियम्बल है वो कितने प्रकार के जस्टिस प्रदान करता है? 3 प्रकार के करता है। इसके लिए फॉर्मूला बना दीजिए, सेप, SEP, SEP, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 प्रकार के न्याय प्रदान करता है कौन? जो प्रियम्बल है वो 3 प्रकार के न्याय प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन पूछा कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसका भी फॉर्मूला बनाइए, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, TEBFW, TEBFW। फिर बोला कितने प्रकार की इक्वलिटी बताई गई है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। 2 प्रकार की इक्वलिटी बताई गई है प्रियम्बल में। कौन कौन सी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। याद कीजिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन पूछता है, अच्छा इसमें एक डेट और याद, तो 26 नवंबर 1949 जब पूछेगा कि संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड टू गिव अवरसेल्फ, तब आप बोलेंगे 26 नवंबर 1949, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। लेकिन अगर बोल दिया कि कब लागू किया, तब आपने बोलना 26 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो तब आपने बोलना 26 जनवरी 1950। 1950। अब प्रश्न यह है कि जब 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, अडॉप्ट कर लिया, लागू क्यों नहीं किया उससे? क्या जरूरत पड़ी 2 महीने इंतजार करने की कि 26 जनवरी को ही करेंगे जी? 26 जनवरी 1950 को ही लागू करेंगे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो क्योंकि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी जो है वो एक ऐतिहासिक तिथि थी इस देश के लिए। गुलाम भारत के लिए क्या थी? एक ऐतिहासिक तिथि थी। और इस ऐतिहासिक तिथि का इंतजार किया गया 2 महीने कि जी 26 जनवरी को ही करेंगे हम लागू, इसको, भारतीय संविधान को। अब फिर दोबारा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा आपको। फ्लैशबैक में ऐसे जाना पड़ेगा कि आपने सुना होगा एक लाहौर अधिवेशन, सुना है? क्या सुना उसके बारे में? लाहौर अधिवेशन के बारे में क्या सुना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उसके बारे में क्या सुना है? इतना ही सुना होगा आपने कि उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। यह भी सुना होगा आपने कि उसमें एक नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज। ये 2 चीजें तो सुनी होंगी। तो फ्लैशबैक में हम ये जा रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया भारतीय संविधान को? ठीक है, और यहां से उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए भाई क्या है, ये जानना भी जरूरी है। ठीक है। हुआ क्या 1929 में, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया पूर्ण स्वराज चाहिए जी। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। साथ में यह बोला गया कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वराज दिवस पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे।
या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो पहली बार मनाया गया इस देश में वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। आजाद नहीं हुए थे हम, लेकिन फिर भी हमने पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। इसलिए 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत किया गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। ऐतिहासिक तिथि का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? समझ में आ गया इतना? ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक प्रेम्बल से संबंधित नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त को 47 को हम आजाद हुए। इस दिन हम क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 15 अगस्त को ही क्यों किया गया देश आजाद? ये तो पता है आपको, 14 और 15 अगस्त की रात्रि को साइन हुए, जो भी हुए, दो राष्ट्र बन गए, एक पाकिस्तान बना, एक हम बने। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त ही क्यों? जबकि क्या एटली की जो घोषणा है वो बोलता है कि जून 1948 से पहले पहले हम इस देश को क्या कर देंगे? छोड़ के चले जाए। एटली की घोषणा। हाँ जी, जून 1948 से पहले पहले हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम आजाद कब हुए? 47 में। और 15 अगस्त को, 15 अगस्त को इसलिए क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जब, तो क्या हुआ? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, दो तरह के खेमे बन गए थे। एक में आपका ये था, अमेरिका था, है ना, हाँ, और दूसरी तरफ कौन था? जर्मनी था, जापान था, ये तो पता है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब क्या हुआ कि जो मित्र राष्ट्रों ने ये शत्रु राष्ट्रों पर, धुरी राष्ट्रों पर जो विजय प्राप्त की थी वो 15 अगस्त को प्राप्त की थी। सन अलग था, 1945। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया कि क्योंकि अंग्रेज भी थे उसमें, इंग्लैंड वाले कहाँ थे? मित्र राष्ट्रों में थे। तो मित्र राष्ट्रों की जो धुरी राष्ट्रों पर जो विजय है ना, जो साइन होता है वो 15 अगस्त को होता है। इसलिए उन्होंने इंतजार किया कि भारत को एक ऐतिहासिक, इस डेट को ऐतिहासिक और ऐतिहासिक बना देते हैं, इसलिए 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया? इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। और क्या क्या प्रश्न बनते हैं प्रियम्बल से? बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब ये मैंने मिटा दिया तो एक बार हिंदी में लिख ही देते हैं इसको, है ना, क्योंकि हिंदी के साथ भी न्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। उसको न्याय को कैसे करेंगे हम? प्रस्तावना को या उद्देशिका को हिंदी में लिखेंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यार इन शब्दों को नीचे लिखना चाहिए था मुझे ताकि वो याद रहे और मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जगह मिल जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, हाँ जी, तथा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यहां पे लिख देता हूं मैं, दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी
को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और आत्मार्पित करते हैं। ये समझ में आ गया? तो आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करना है, इंटरव्यू तक काम आएगा, हो सकता है आपसे पूछे, ठीक है? आप हिंदी माध्यम के तो हिंदी में पूछेगा, इंग्लिश माध्यम के तो इंग्लिश में पूछेगा, ठीक है? दरअसल भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे उनके, यानी निर्माता थे, जो संविधान के निर्माता थे, उनके विचारों को जानने की कुंजी है, की है। क्या है? उनको जानने की कुंजी है। ये फिर दोबारा मैंने 3 वर्ड आपके यहाँ पे लिखा दिए, तो ये समझ लेना कि समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। ये समझ में आ गया? ठीक है जी। अच्छा जी, हम भारत के लोग, फिर दोबारा वही कि हम भारत के लोग कहाँ से आया? तो हम भारत के लोग जो शब्द आया है वो जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसकी उद्देशिका में जो प्रयुक्त शब्द है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, उसके लगभग इक्वल है। इतना समझ में आ गया? दूसरा, जो हम भारत के लोग लिखने का तात्पर्य क्या था, तो तब वहां पर हम बोलते हैं कि ये जो संविधान का मूल स्रोत जो है, इससे ये पता चलता है कि संविधान का जो मूल स्रोत है वो भारत की जनता है। अगर पूछेगा इसका मतलब क्या है, हम भारत के लोग लिखने का मतलब क्या है, तो आपने बोलना है कि भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत जो है वो कौन है? भारत की जनता है, भारत की जनता। इसका मतलब ये होता है। इस लाइन को लिखने का उद्देश्य जो था वो क्या था कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता है, और वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। वही क्या है? समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। ये खाली पढ़ना नहीं है, आपने याद करना, कंठ में रखना है। आपसे पूछेगा, इंटरव्यू तक में पूछेगा कि हम भारत का लोग क्यों लिखा भाई, तो आपने बोलना है कि इसका मतलब ये था कि जो संविधान सभा थी, या जो संविधान निर्माता थे, उनके विचारों को जानने की कुंजी है ये प्रेम्बल। और इससे ये पता चलता है कि उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के लोग, उन्होंने लिखा हम भारत के लोग। इसका मतलब संविधान का जो मूल स्रोत है भारतीय संविधान का, वो भारत की जनता है, और वही क्या है? समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। इतना समझ में आ गया? अब और कौन कौन से क्वेश्चन बने? उसमें यह बना कि जो संविधान की मूल उद्देशिका है उसमें भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। तो उसमें भारत को कैसा बनाने का संकल्प लिया गया था, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 3 शब्द याद करने हैं आपने तब। एक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा लोकतंत्रात्मक, और तीसरा गणराज्य। यानी 26 जनवरी 1950 को से लेकर और 1976 तक जो हमारी स्थिति थी वो क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की, लोकतंत्रात्मक की और गणराज्य की। ये समझ में आ गया? यानी ये शब्द बाद में जोड़े गए, ये आयातित है, ये संविधान सभा से क्या किए गए? जोड़े गए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। अब आगे का काम क्या होगा? आगे का काम ये होगा कि इन हर एक शब्द की क्या करनी? व्याख्या करनी है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा प्रश्न जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि हम हर साल क्या करते हैं? 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। यहीं से ये प्रश्न, एक 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। ये जो शब्द रिपब्लिक है, रिपब्लिक, ये हमने कहां से लिया?
अगर प्रेम्बल में ये रिपब्लिक है, जैसे हमने बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो गणराज्य शब्द है या रिपब्लिक शब्द है, ये हमने कहां से लिया बताओ? ये फ्रांस से लिया। कहां से लिया? फ्रांस से। फोर्थ रिपब्लिक जब चल रहा था वहां पर, उस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब गणतंत्र का ये अर्थ पूछ लेगा आपसे, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? भाई हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक डे का रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अपितु तो चुना जाएगा। और हमारे राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं हमारे राष्ट्राध्यक्ष। तो वो वंशानुगत नहीं होते। इस समय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि उनके बच्चे बनेंगे राष्ट्रपति, अगला राष्ट्रपति फिर दोबारा चुना जाए, इलेक्शन होंगे उसके। क्या होगा? राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होगा, इलेक्शन की भी प्रक्रिया होगी, कैसे निर्वाचन होना है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोकसभा के चुने हुए सदस्य होंगे, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होंगे, है ना, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होंगे, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उनके चुने हुए सदस्य होंगे, है ना, यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। वो लोग तब क्या करेंगे? वोट करेंगे, फिर एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, बड़ी ऐसी प्रोसेस होती है, फिर कोटा प्राप्त, तब जाकर राष्ट्रपति बनेगा। इसका मतलब गणतंत्र का मतलब ये हो गया कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अपितु चुना जाएगा। मैं क्रम से नहीं बता रहा हूं, मैं आपके मोड ऑफ इंटरेस्ट को देख के बता रहा हूं। तो गणराज्य का मतलब समझ में आ गया आपको, रिपब्लिक का मतलब समझ में आ गया। रिपब्लिक, हु रोट द बुक रिपब्लिक? किताब किसने लिखी रिपब्लिक नामक? क्वेश्चन है आपके लिए। लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो एक डेफिनेशन मैंने बताई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है। क्या क्या मानी जाती है? सबसे अच्छी डेफिनेशन यही मानी जाती है। लोकतंत्र में मतलब लोगों का तंत्र, यानी जनता का शासन। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, हिंदी में बता देता हूं, कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित शासन। क्या बोला उन्होंने? जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन। और भारत में जो शासन चलता है वो कैसे? जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है? शासन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? और जो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली है। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। कैसा है हमारे यहाँ? अब आप बोलोगे यार हमने तो लोकसभा के लोगों को डायरेक्ट चुना, तो ये मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा कि अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि भारत में जो लोकतंत्र है उसका स्वरूप क्या है, तो जब स्वरूप पूछेगा तो आपने बोलना है अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली। क्या बोलना है आपने? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली, या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बोलते हैं हम प्रतिनिधि प्रणाली। प्रतिनिधि प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, ये जल्दी से याद नहीं होगा आपको, और आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा मेंबर ऑफ लोकसभा को हमने डायरेक्ट चुना, वो बड़े पावरफुल होते हैं इसलिए प्रत्यक्ष लिख दोगे। प्रत्यक्ष नहीं लिखना आपने, क्या बोलना है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणालियों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ आगे वहां पर डिटेल बताऊंगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि प्रणाली। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, तो आपने बोलना है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज धर्म नहीं है हमारा कोई भी, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है।
हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। संविधान के हिसाब से हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, ये कैसा सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, सभी को अपने अपने पंथों में मतलब अपने ईश्वर की आराधना, पूजा करना, प्रचार करना, जो भी हम मूल अधिकारों में पढ़ेंगे अभी, उन सबकी क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष मतलब क्या हो गया, किसी भी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है इस देश में। हमारा कोई भी एक विशेष राज धर्म नहीं है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि जी मोदी जी तो केदारनाथ जाते हैं, योगी जी तो भगवा पहनते हैं। भैया अपनी वो अपना अपना मैटर है, आपकी जिसमें आस्था है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अपने इष्ट को मान सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। क्या नहीं है? राज्य का अपना धर्म नहीं है। वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिक विषय माना गया है। यहां से फिर क्वेश्चन पूछेगा, राज्य में धर्म कैसा है? आंसर व्यक्तिक विषय। व्यक्तिक मतलब मेरा पर्सनल मैटर है भाई, मेरी मर्जी है मैं किस भगवान को मानूं, मेरी मर्जी है। हो सकता है मैं नास्तिक हूं, भगत सिंह जैसे लोग वाया मैन एथीस्ट जैसी किताब लिखते हैं, हालांकि वो आजादी से पहले के हैं भगत सिंह, पर अभी भी बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, उनकी इच्छा है, वो नहीं मानते हैं किसी भी धर्म को, किसी भी इष्ट को नहीं मानते हैं, है ना। इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अगला ये शब्द आता है समाजवादी। क्या आता है? शब्द आता है समाजवादी। ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया भाई, है ना। अब समाजवाद में भी दो शब्द है, एक साम्यवादी समाजवाद होता है और एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है कि, कहां बताऊं, साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है कि राज्य के जो संसाधन होते हैं उसमें बड़ा कठोर नियंत्रण होता है। कुछ देश सुने होंगे आपने जहां पर उनकी प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार नहीं है, सब सरकार में निहित है। किसमें निहित है? तो हम बोलेंगे वहां पर साम्यवादी समाजवाद। वहां पर कैसा समाजवाद है? यानी आपका घर आप रह रहे हो, बड़ा बनाओ, 4 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ, लेकिन वो आपका नहीं है, सरकार उस पर क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? जब उसको आवश्यकता होगी तो आपसे ले सकती है। समझ में आ गया? या जो भी प्राकृतिक संसाधन है उस पर, सब पर सरकार का नियंत्रण। तो साम्यवादी समाजवाद में बड़ा कठोर नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण बहुत कठोर होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। तो हमारे यहां पर जो समाजवाद है वो किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और कहीं ना कहीं नेहरू ने एक जगह पे कहा है, जेल नेहरू ने, पंडित जेल नेहरू, उन्होंने कहा मैं समाजवादी हूं। मैं क्या हूं? समाजवादी। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं समाजवादी हूं किसने कहा? पंडित जेल नेहरू ने कहा। और मैं समाजवादी हूं ये किताब किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी। ये भी ध्यान रखना, मैं समाजवादी हूं किसने कहा? पंडित जेल नेहरू ने कहा। मैं समाजवादी हूं पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कितना समझ में आ गया? तो ये दोनों के बीच का रास्ता निकाला भारत ने। इन दोनों के बीच का मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे यहां पर। कैसा? देखो, एक हो गया साम्यवादी समाजवाद, एक हो गया लोकतांत्रिक समाजवाद। लगभग लोकतांत्रिक समाजवाद के नजदीक हैं हम, लेकिन हमने उसके भी बीच का रास्ता अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या किया हमने? अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि राज्य के संसाधनों पर, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया क्या? मिटाना ही पड़ेगा भाई। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें राज्य के मतलब दोनों का भूमिका होगी। अगर यहां पर ओएनजीसी काम कर रही होगी जो कि सरकार की है, तो यहां पर रिलायंस भी काम कर रही है। मिश्रित में क्या है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दोनों सेक्टर आपको क्या करेंगे? काम करते हुए दिखाई देंगे,
है ना? ये समझ में आ रहा है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। यानी हमारे यहां सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है? हमारे यहाँ ओएनजीसी भी है तो रिलायंस भी है। हमारे यहाँ और एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हो आप इस तरह के। हाँ जी, वो अलग चीज होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, समाजवादी समझ में आ गया। अब आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम्बल का यही है कि हम क्या है? सॉवरेन है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? सॉवरेन। और सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब यह है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी भी बाह्य सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, उसके मामले में हम किसी सत्ता के अधीन नहीं है। हम क्या? सॉवरेन। क्या है? हम सॉवरेन है। इस लाइन का मतलब ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में, भारत की मर्जी है किसके साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी करनी है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का मतलब होता है प्रत्यार्पण संधि। भारत की मर्जी है किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। भारत की मर्जी है किसके साथ मेमोरेंडम साइन करना है, नहीं करना है। भारत की मर्जी है कि वो राष्ट्रमंडल में है, कॉमनवेल्थ का सदस्य है। भारत की मर्जी है। जब दिन भारत की मर्जी नहीं होगी तो कॉमनवेल्थ से बाहर आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम पर आरोप लगाते हैं कि आप राष्ट्रमंडल के सदस्य हो, आप अभी भी सत्ता को मानते हो। क्वींस बैटन आती है जब राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। जब दिल्ली में हुए थे तो क्वींस बैटन आती है, मतलब इंग्लैंड से चलती है, वो ब्रिटेन से चलती है। क्वींस बैटन बोलते हैं, मशाल होती है, कई देशों से होते हैं। जिन जिन देशों पर ब्रिटेन ने क्या किया होगा, अपने उपनिवेश बनाए होंगे, अपनी कॉलोनी स्थापित की होगी, वहां से होते हुए आती है, तब फिर खेल का प्रारंभ मशाल जलाकर होता है। क्वींस बैटन बोलते हैं उसको। तो हमें ये बोला जाता है यार आप सॉवरेन कहां से हो गए, आप तो आज भी क्वींस को क्या मान रहे हो, उसकी मशाल। हमने कहा भाई हम सब लोग दुखियारे थे, हम कभी ना कभी ब्रिटेन के क्या रहे, कॉलोनी रहे, उपनिवेश रहे। हम सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, हमारी मर्जी हम उसमें है। जिस दिन मर्जी नहीं होगी उस दिन बाहर निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है? उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, है ना? जैसे किसी दुर्घटना में बहुत सारे लोगों के साथ अगर कोई दुर्घटना होती तो वो काफी समय तक साथ रहते हैं, फिर बातचीत होती है, फोन होते हैं, सब लोग मिलजुल के पूछते हैं हाल, अब ठीक हो, कैसे हो, क्या हो। तो वैसे ही है कॉमनवेल्थ, खेल भी खेलते हम लोग मिलकर। इतना समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको कहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन का मतलब भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। आंतरिक और बाह्य विदेश नीति निर्धारण करने के लिए उसे किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता या संधि करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसकी संप्रभुता जनता में निहित है। कॉमनवेल्थ की सदस्यता भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि उसका पूर्णतः स्वैच्छिक सदस्य है, वो अपनी इच्छा से बना है। इतना समझ में आ गया? बल्कि मैंने आपको यह भी बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, सतत विकास लक्ष्य जो हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 17 गोल प्राप्त करें ताकि विकसित हो सके, बढ़िया हो सके यहाँ पर। उसके लिए भी बोलते हैं कई लोग कि आप सॉवरेन हो भाई, आप यूएन की बात क्यों मान रहे हो? अरे भाई यूएन कई राष्ट्रों का क्या है, संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, और वो अगर अच्छी बात बोल रहा है, क्या दिक्कत है उसको मानने में? अगर किसी दूसरे राष्ट्र का कोई बुजुर्ग मेरे को कोई अच्छी बात बताता है तो उसको मानने में क्या बुरा है? कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना भी हमारी संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। इतनी समझ में आ गया? सॉवरेनिटी को प्रभावित नहीं करता। अब ऐसे कई और चीजें हैं जो प्रेम्बल में, छोटी मोटी चीजें जो हैं, वो मैं उसमें अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। साथ में जो छूटे हुए क्वेश्चन होंगे वो अगले लेक्चर में क्लियर करा दूंगा, ठीक है?